हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में, जिसके एक टाइप को लेके आज हम बात करेंगे। जो एक टाइप है हमारा वो है ग्लियोमा। ठीक है। ग्लियोमा एक तरीके का ब्रेन ट्यूमर है, बेनाइन ब्रेन ट्यूमर, यानी कि ये ब्रेन में ही क्रिएट होता है, बनता है, स्प्रेड नहीं होता है। ये एक बिनाइन है, नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, जो कि बॉडी में स्प्रेड नहीं होता है, सिर्फ ब्रेन में ही रहता है। अब ये जो ग्लियोमा होता है, ये हमारी बॉडी के जो ग्लियल सेल होती है, हमारे नर्व में न्यूरॉन्स के ऊपर जो माइलिन शीट बनती है, वो बनती है ग्लियल सेल की। ग्लियल सेल क्या करती है? ये हमारे ब्रेन में नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं, यानी कि सिग्नल्स को लेके आना जाना, उसके लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जिन्हें हम नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। जनरली करंट को पास करने के लिए भी इम्पल्सेस की जरूरत रहती है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए नर्व इम्पल्सेस होती हैं। तो ये जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं, ये हमारे ग्लियल सेल पे, जो कि माइलिन शीट बनाती है, उस पे जंप करके सिग्नल्स को फॉरवर्ड करती है हमारे ब्रेन के बहुत सारे एरियाज में। तभी हम फंक्शन कर पाते हैं और काम कर पाते हैं। तो जो ग्लियोमा होता है बेसिकली वो हमारे ग्लियल सेल पे ही होता है। ठीक है। जितने प्रकार की ग्लियल सेल होती है, उतने प्रकार का ही ग्लियोमा यानी कि ब्रेन ट्यूमर होता है। ठीक है। हमेशा जो इसकी सिवियरिटी है, इसके कॉम्प्लिकेशन है, और इसका ट्रीटमेंट है, और इसके लक्षण, ये सब इसके साइज और इसके होने वाले एरिया पे डिपेंड करता है। अगर बहुत छोटा ट्यूमर है तो हो सकता है वो कभी दिक्कत क्रिएट ना करे, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें ऐसे एरिया पे बहुत स्मॉल ट्यूमर हो, यानी कि ऐसी जगह ब्रेन की जो बहुत सेंसिटिव हो, अगर उस जगह पे स्मॉल ट्यूमर भी है तो भी वो दिक्कतें करता है। अगर ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, और वो किसी भी एरिया में है ब्रेन के, पर वो ब्रेन के एरिया पे कंप्रेशन डालने लगा है, तो वो सीवियर सिम्टम देने लगता है। इसीलिए हमेशा जो ग्लियोमा है, ब्रेन ट्यूमर, इसके लक्षण, इसकी सीवियरिटी, इसके कॉम्प्लिकेशन और इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस साइज का हमारा ट्यूमर है और किस जगह पे ब्रेन की ये ट्यूमर हुआ है। तो आज हम हमारे ग्लियोमा के टॉपिक में इसके ट्रीटमेंट, सर्जरी और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से सर्जरी से, रेडिएशन थेरेपी से, कीमोथेरेपी से और फिजिकल थेरेपी से हम ग्लियोमा को हरा सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक के ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा ट्रीटमेंट है ग्लियोमा का, वो हमेशा डिपेंड करेगा कि किस टाइप का ग्लियोमा हमें हुआ है। जो टाइप होता है ग्लियोमा का, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के ग्लियल सेल में हमें ट्यूमर हुआ है। ठीक है। इसके साइज पे, कितनी ग्रेड का हुआ है, किस जगह हुआ है, साथ ही साथ आपकी एज पे, आपकी पूरी हेल्थ पे और प्रोग्नोसिस के परफॉर्मेंस पे। यानी कि अगर जो ओल्ड एज के लोग हैं, अगर उनमें ट्यूमर हो गया है तो उनमें प्रोग्नोसिस थोड़ा स्लो आता है। अगर किसी को डायबिटीज, हाइपरटेंशन या थायराइड या कोई भी अगर दूसरी बीमारी है, तो कभी कभार उसके कारण भी ये सीवियर हो जाता है। और ओवरऑल बॉडी की परफॉर्मेंस पे, ठीक है, कि हमारी बॉडी कितना अच्छा इम्यून सिस्टम रखी है, जिस कारण से वो कितना अच्छा इससे रिकवर हो सकती है।
तो इन सब पे भी इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। अगर रिमूव करते हैं हम ट्यूमर को, तो जो ग्लियोमा होता है उसके लिए हमें ड्रग्स यूज करने पड़ते हैं रिड्यूस करने के लिए ट्यूमर के लक्षणों को। ठीक है, डॉक्टर जो होते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं स्टेरॉइड्स को ताकि सूजन कम हो। प्रेशर जो है, अगर अफेक्टेड एरिया जो है ब्रेन का वहां पे प्रेशर पड़ने लगा है तो वहां से प्रेशर थोड़ा कम हो। इसमें मिर्गी के झटके भी आते हैं, इसीलिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी चलती है उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो स्टेरॉइड हम दे सकते हैं जिससे कि सूजन कम होती है। प्रेशर अगर हटाना है ब्रेन का तो इसके लिए हम क्या दे सकते हैं, स्टेरॉइड्स। और मिर्गी के झटके जैसी अगर कंडीशन हो रही है उन्हें कंट्रोल करने के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होते हैं। ठीक है, अब आता है सर्जरी। सर्जरी से हम रिमूव कर सकते हैं ट्यूमर को, पॉसिबल है। पहली स्टेप होती है ट्रीटमेंट की ये कि किस टाइप का ग्लियोमा है, उस कंडीशन में हम सर्जरी से इसे रिमूव कर सकते हैं। कुछ केसेस में अगर ग्लियोमा बहुत छोटा है और उसे हम इजली हटा सकते हैं जो हेल्दी ब्रेन टिश्यूज है वहां से, ठीक है, तो इसके लिए कंप्लीट सर्जिकल रिमूवल पॉसिबल होता है अगर ग्लियोमा छोटा हो तो। ठीक है, अगर ग्लियोमा बड़ा हो तो इस तरीके का प्रोसीजर हम नहीं रख सकते हैं, कंप्लीट सर्जिकल रिमूवल का पॉसिबल नहीं कर सकते हैं। पर अगर ग्लियोमा बहुत छोटा है और उसको हम आसानी से जो ब्रेन के हेल्दी टिश्यू है वहां से हटा सकते हैं तो हम कंप्लीट सर्जिकल रिमूवल करते हैं ग्लियोमा का। इसके अलावा अगर ट्यूमर को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं हेल्दी टिश्यूज से, सराउंडिंग टिश्यूज से, अच्छे टिश्यूज से हम ट्यूमर को हटा नहीं सकते हैं, तो अगर वो बहुत ज्यादा लोकेट हो यानी कि बने हो, बहुत जो सेंसिटिव एरिया होता है हमारा ब्रेन का वहां पे, तो सर्जरी करना थोड़ा रिस्क का काम होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम रिमूव करते हैं ट्यूमर के कुछ पार्ट को, सेफ पार्ट को, ताकि उसके रिमूव करने पर हेल्दी टिश्यू पे कोई अफेक्ट ना पड़े। नहीं तो अगर वो सेंसिटिव एरिया में है और हमने कंप्लीट रिमूवल कर दिया तो जो हेल्दी ब्रेन टिश्यूज हैं उनको दिक्कत हो सकती है, जिस कारण से कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं और कई तरीके की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और कभी कभार ये भी देखा जाता है कि अगर बहुत बड़ा ट्यूमर है और बहुत सेंसिटिव एरिया में बना हुआ है, तो अगर आप उसका कुछ ही पोर्शन अगर रिमूव कर देंगे सर्जरी से तो वो भी काफी लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की सर्जरी होती है, या तो कंप्लीट सर्जरी होती है या कुछ पोर्शन को रिमूव कर देते हैं ट्यूमर को। पर ये हमेशा, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि किस तरीके का ट्यूमर है, किस साइज का ट्यूमर है, कहाँ हुआ है और क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कुछ केसेस में जो न्यूरोपैथोलॉजिस्ट होते हैं वो एनालाइज करते हैं टिश्यू सैंपल को रिमूव करके। ठीक है, जो सर्जन होते हैं, ठीक है, वो टिश्यू सैंपल रिमूव कर देते हैं जिन्हें बायोप्सी भी कहते हैं। उससे क्या करते हैं, रिमूव करके हम एनालाइज करते हैं टिश्यू सैंपल को। ठीक है, अगर सर्जरी चल रही है तो ये उस दौरान भी हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन जो होती है सर्जन को ये डिसाइड करने में मदद करती है कि मैं कितना टिश्यू का एरिया या ट्यूमर का एरिया रिमूव करूं। ठीक है, सर्जरी के दौरान भी ये प्रोसीजर हो सकता है। काफी तरीके की सर्जिकल टेक्नोलॉजीज जो है, टेक्निक जो है वो यूज करते हैं, असिस्ट करते हैं न्यूरोसर्जन ताकि प्रोटेक्ट कर सके जितना पॉसिबल हो उतना हेल्दी ब्रेन टिश्यूज को वो बचा सके और ट्यूमर को रिमूव कर सके। इसमें कंप्यूटर असिस्टेंट ब्रेन सर्जरी भी होती है।
इंट्रा ऑपरेटिव एमआरआई भी होता है, इसमें अवेक ब्रेन सर्जरी या लेजर होती है। अवेक ब्रेन सर्जरी क्या होती है? इस सर्जरी के दौरान पे हम पेशेंट को कोई टास्क देते हैं, कोई गोल देते हैं जिसको वो करता रहता है, और अगर स्पेशली ये उस टाइम दिया जाता है जो सेंसिटिव एरिया में अगर हो गया है ट्यूमर ब्रेन के, तो हम उसे टास्क देते हैं करने को, ताकि वो कुछ करता रहे और इजिली वहाँ पे ब्रेन कंट्रोलिंग फंक्शन होते रहे और वो डैमेज ना हो एरिया और सर्जरी हो जाए। तो काफी तरीके की नई टेक्निक्स निकल गई हैं, नई टेक्नोलॉजीज निकल गई हैं, जिसमें हम काफी तरीके से ब्रेन सर्जरी कर सकते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड ब्रेन सर्जरी भी हो सकती है, अवेक ब्रेन सर्जरी और लेजर, ये सब सर्जरी हो सकती हैं। ये देखिए, इस तरीके से अगर सर्जरी के दौरान पे ऑपरेशन करते करते हम एमआरआई स्कैनर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अवेक ब्रेन सर्जरी होती है। अगर हम सर्जरी में रिमूव करते हैं ग्लूमा को, ठीक है, कंप्लीट हो या पार्शियल हो, अगर हम कुछ भी रिमूव करते हैं तो उसमें कुछ रिस्क भी होते हैं। हर सर्जरी की तरह इस सर्जरी में, ब्रेन ट्यूमर की जितनी भी सर्जरी है उनकी तरह इस ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी में भी कुछ रिस्क होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन और ब्लीडिंग। ठीक है, बाकी के जो रिस्क होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि ब्रेन में किस जगह पे ट्यूमर बना हुआ है। अगर सर्जरी के दौरान ट्यूमर जो है किसी नर्व के पास बना हुआ है जो कि कनेक्ट है आपकी आंखों से, तो हो सकता है कि आपका विजन चला जाए। ठीक है, अगर रिमूव करते टाइम ट्यूमर को अगर वहां हल्का सा भी कट लग गया नर्व पे, ठीक है, या खिंचाव आ गया, तो हो सकता है कि जो विजन है, जो देखने की क्षमता है, वो चली जाए। ठीक है, तो इस तरीके की सर्जरीज होती हैं और इन सर्जरीज में कुछ रिस्क भी होते हैं। फिर आता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में यूजुअली क्या होता है, ये एक तरीके की फॉलो सर्जरी ट्रीटमेंट होता है ग्लियोमा का। स्पेशली इसमें हाई ग्रेड जो ग्लियोमास होते हैं, ठीक है, जिनकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत सीवियर होते हैं, हाई ग्रेड होते हैं, ज़्यादा डिग्री के होते हैं, कॉम्प्लिकेशन जिनके ज़्यादा होते हैं, उनमें हम रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशन में हम हाई एनर्जी बीम्स जो होती हैं उनका यूज करते हैं, जैसे कि एक्सरे, प्रोटॉन, और इनसे हम ट्यूमर सेल जो है उनको मारते हैं। रेडिएशन थेरेपी जो होती है ग्लूमा की, वो आती है मशीन से। ठीक है, और ये मशीन हमारे बॉडी के बाहर होती है। ठीक है, बॉडी के बाहर एक मशीन होती है जिसमें से रेडिएशन निकलता है, इसे हम एक्सटर्नल बीम रेडिएशन भी कहते हैं। कई तरीके के एक्सटर्नल बीम रेडिएशन आजकल यूज होने लगे हैं, कुछ अभी अंडर स्टडी में है। जो टाइप होता है ग्लियोमा का और उसकी जो ग्रेड होती है, ठीक है, या फिर जो भी उसके प्रोग्नोसिस के फैक्टर होते हैं, वो ही कंसीडर करते हैं हम डिटरमाइन करने के लिए कि क्या टाइमिंग, किस तरीके का रेडिएशन हम उसको देंगे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट भी रेडिएशन के टाइप और टाइम, कितनी देर तक देना है और कितनी रेडिएशन देना है, किस तरीके की रेडिएशन देना है, ये भी डिपेंड करता है कि किस ग्रेड का ग्लियोमा हुआ है। फिर ये सब डिसाइड करने के बाद जो स्पेशलाइज्ड रेडिएशन थेरेपी होती है कैंसर के लिए, उस पे हम काम करते हैं, प्लान करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं पेशेंट के साथ, और फिर रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। ये देखिए, इस तरीके से गामा रेज जो होती हैं उन्हें हम प्रोड्यूस करवाते हैं, एक्सटर्नल रेडिएशन बीम बाहर बॉडी के रहती है, टारगेट जो रहता है सारी रेज हम उस पे ही डालते हैं ट्यूमर सेल को किल करने के लिए।
ठीक है, ये हमारी रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी के ऑप्शन में और भी ऑप्शन इंक्लूड रहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, यूजिंग कंप्यूटर्स टू पिन पॉइंट डिलीवरी। रेडिएशन ट्रीटमेंट जो होता है उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करके ब्रेन ट्यूमर का फिर वहां पे रेडिएशन भेजना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस टेक्निक के लिए हम इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी या 3D कॉन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी का उपयोग करते हैं। फिर आता है यूजिंग प्रोटॉन्स एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम्स रेदर देन एक्सरेज। सेम आपका रेडिएशन सोर्स होता है प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन जो होते हैं एटम्स का पॉजिटिव पार्ट होता है, जिसे हम एक्सरेज वगैरह में भी यूज करते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं कॉन्फॉर्मल प्रोटॉन बीम थेरेपी। इसमें रेडिएशन जो होते हैं वो हम प्रोटॉन बीम के रूप में भेजते हैं ट्यूमर पे। ये कम डैमेज करते हैं हमारे आसपास के हेल्दी टिश्यूज को। ये देखिए, ये जो थेरेपी होती है प्रोटॉन बीम थेरेपी होती है। प्रोटॉन बीम भेजी जाती है और रिफ्लेक्ट होके वो बॉडी के बाहर आ जाती है। तो ये बहुत कम हार्मफुल होती है, ठीक है। साथ ही साथ ये काफी हमारे ब्रेन टिश्यूज को बचाती है, और इसमें जो प्रोटीन बीम निकलती है वो पॉजिटिव होती हैं। तो एक पॉजिटिव प्रोटोन बीम थेरेपी के थ्रू हम हेल्दी टिश्यूज को बचा के इसका प्रोसीजर कर सकते हैं। फिर आता है मल्टीपल बीम ऑफ रेडिएशन। इसमें हाईली फोकस्ड फॉर्म में हम रेडिएशन ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। इस टेक्निक को कहते हैं स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन थेरेपी, रेडियो सर्जरी। इसमें हम सर्जरी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, बट रेडिएशन सर्जरी हम इसमें उपयोग करते हैं। सर्जरी वर्ड का मतलब यहाँ ये नहीं होता है कि हम इंसिजन या कट करके करें, सिर्फ एक रेडियो सर्जरी होती है रेडिएशन से। हर एक बीम को हम काफी पर्टिकुलर पावरफुल रूप में भेजते हैं, जहाँ पे ये सारी बीम इकट्ठी हो वहां ब्रेन ट्यूमर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन से ये जो बीम्स है वो निकलेंगी, पर जहां पे ये आके मर्ज हो रही होंगी वो पॉइंट पे ही ब्रेन ट्यूमर होना चाहिए, ठीक है। काफी लार्ज डोज का रेडिएशन जो होता है इसमें निकलता है ट्यूमर सेल को मारने के लिए, बहुत छोटे से एरिया में अगर ट्यूमर सेल है तो, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल बीम ऑफ रेडिएशन का उपयोग करके भी हम अचीव कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, ये गामा रेज निकल रही है टारगेट पे। गामा नाइफ यूनिट होती है, उसके अंदर पेशेंट को लेटाया जाता है, एंटर किया जाता है। फिर हर जगह से डिफरेंट डिफरेंट एरिया से जो होती है गामा रेज यानी कि बीम्स निकलती है। ये जहाँ पे आके देखिए ये मर्ज हो रही है, इनका एक टारगेट हम सेट कर देते हैं। इस टारगेट पे आके मर्ज हो रही है, यहाँ पे आपका जो होता है ट्यूमर प्रेजेंट है, तो वहीं पे इकट्ठा सारी रेज आके मर्ज होती हैं और किल करती हैं ट्यूमर को, ठीक है। कई तरीके की डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज यूज होने लगी हैं अब रेडियो सर्जरी में रेडिएशन देने के लिए। स्पेशली ये गामा नाइफ, लीनियर एसिलरेशन टेक्निक, ये काफी तरीके की चीजें इसमें यूज होने लगी है। साइड इफेक्ट जो होता है रेडिएशन थेरेपी का वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का हमने रेडिएशन थेरेपी दिया है, कितने डोज का रेडिएशन हमने दिया है। और जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है इमीडिएटली जो आता है वो आता है फटीग, थकान, सर दर्द, और स्काल्प में इरिटेशन, चिड़चिड़ापन लगना, महसूस होना, ठीक है। तो साइड इफेक्ट भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं, कुछ लेटर स्टेज में देखने को मिलते हैं, कुछ हमें इमीडिएटली देखने को मिलते हैं। इमीडिएटली में होता है कि बॉडी बहुत थक जाती है, सर दर्द बना रहता है, और स्काल्प में इरिटेशन बना रहता है। इसके बाद आता है हमारा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम ड्रग्स यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं किल करने के लिए ट्यूमर सेल को। ये हम मुंह से भी दे सकते हैं, और इंट्रावेनियसली वेन के थ्रू हम इसको इंजेक्ट भी कर सकते हैं। कीमोथेरेपी जो होता है इसका जो उपयोग होता है हम कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं, यानी कि रेडिएशन थेरेपी साथ में हमारा कीमोथेरेपी, ठीक है।
इसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का साथ में इसका उपयोग करें तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। कीमोथेरेपी में जो ड्रग्स यूज होते हैं ट्रीट करने के लिए ग्लियोमास को, वो होते हैं टेमेजोलामाइड, जिसे टेमोडोर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो पिल है इसको पिल फॉर्म में भी ले सकते हैं और ये आईवी के थ्रू भी इंजेक्ट होती है। जो साइड इफेक्ट होते हैं कीमोथेरेपी के, सेम हर तरीके से ये डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का और कितना डोज जो है पेशेंट को दिया जा रहा है। साइड इफेक्ट भी उन पे ही डिपेंड करते हैं। जो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं वो होते हैं उल्टी आना, उल्टी जैसा लगना, सर दर्द, बाल चले जाना, फीवर आना, बुखार आना, कमजोरी बने रहना। ठीक है, जो साइड इफेक्ट होते हैं इनमें से कुछ उनको हम मेडिसिन से भी मैनेज कर सकते हैं। ये इमीडिएट कीमोथेरेपी के बाद भी दिख सकते हैं, बाद की स्टेज में भी दिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आईवी के थ्रू हम इंट्रावीनियसली कीमोथेरेपी देते हैं। फिर आता है टारगेटेड ड्रग थेरेपी। टारगेटेड ड्रग ट्रीटमेंट में हम फोकस करते हैं स्पेसिफिक एबनॉर्मलिटी क्या है प्रेजेंट में। ठीक है, कैंसर सेल के साथ। ठीक है, कैंसर सेल तो बना ही हुआ है, साथ में स्पेसिफिक क्या एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही है पेशेंट में। इसमें हम ब्लॉक करते हैं एबनॉर्मलिटी को, टारगेट करते हैं ड्रग ट्रीटमेंट को जो कि कैंसर सेल को मारे। टारगेट ड्रग थेरेपी में हम हमेशा टाइप और ब्रेन कैंसर जो होता है उसमें, जैसे कि ग्लियोब्लास्टोमा जो है, इसमें हम यूज करते हैं एवास्टिन। ये जो ड्रग होता है इसको हम वेन के थ्रू भी दे सकते हैं। ये क्या करता है, रोक देता है नई ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन को, वहां का ब्लड सप्लाई रोक देता है ट्यूमर का। अगर ये चीजें बंद हो जाएंगी, नया फॉर्मेशन बंद हो जाएगा ब्लड सेल्स का बनने का, और वहां का ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, तो क्या होगा, ट्यूमर सेल को प्रोटीन नहीं मिलेगा और वो खुद ब खुद धीरे धीरे मरता जाएगा। तो इस तरीके से टारगेट ड्रग थेरेपी की मदद से भी हम कैंसर सेल को खत्म कर सकते हैं। अब हर ट्रीटमेंट के बाद, हर सर्जरी के बाद एक रिहैबिलिटेशन यूनिट होती है। ठीक है, जो आपको उस हॉस्पिटल बेड से घर में स्वस्थ रहने तक आपके साथ रहती है। रिहैबिलिटेशन मतलब क्या, एक पुनर्वास, यानी कि सर्जरी के पहले आपकी जो दिक्कतें थी अब वो आपके जीवन में और इफेक्ट ना डाले, उसके लिए एक पुनर्वास होता है। ठीक है, रिहैबिलिटेशन होता है जो सर्जरी के बाद होता है, जो कि काफी जरूरी है। इसमें काफी यूनिट जो होती है साथ मिलके काम करती है। जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो आपके ब्रेन के किसी भी पार्ट में डेवलप हो सकता है। कई ऐसे पार्ट होते हैं जो कि आपके मोटर फंक्शन कंट्रोल करते हैं, जो कि आपकी स्पीच कंट्रोल करते हैं, कोई देखने की क्षमता को कंट्रोल करता है, कोई सुनने की, तो कोई सोचने की। तो हर एक चीज को ठीक करने के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जो रिहैबिलिटेशन होता है वो एक बहुत बड़ा संघ, एक बहुत बड़ा ग्रुप मिलकर रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करवाता है। इसमें सबसे पहला आता है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी आपकी मदद करेगा कि जो आपके फंक्शन चले गए हैं, जो आपकी मसल की ताकत चली गई है, उसको वापस लाने में। ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपकी मदद करती है कि आप वापस से अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज में आए। ठीक है, नॉर्मल काम करें। ब्रेन ट्यूमर होने के बाद या उसके पहले आपकी जो लाइफ थी वो एकदम स्टेबल करें। ठीक है, आप रोजमर्रा की चीजें कर सकें, आप अपना जीवन जीने के लिए काम कर सकें। ये सारे कामों को वापस लाने का काम होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का। फिर आता है स्पीच थेरेपिस्ट। अगर आपकी स्पीच में दिक्कत हो गई है तो फिर इसको देखने के लिए स्पीच थेरेपिस्ट होता है, जिससे ये दिक्कत दूर हो सकती है।
ट्यूटरिंग हो सकता है स्कूल के बच्चों के लिए, जो कि इनको हेल्प करेगा कि वो कॉप अप करे उनकी सोच में, उनके विचारों में, आफ्टर ब्रेन सर्जरी के बाद या ब्रेन ट्यूमर के बाद जो दिक्कतें बन रही हैं सोचने की क्षमता में, समझने की क्षमता में, याद रखने की क्षमता में, उसको दूर करे और आपको नॉर्मल जिंदगी में लेकर आए। तो इस तरीके की रिहैबिलिटेशन यूनिट होती है। अब हमने बात करेंगे फिजिकल ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, हमने रिहेबिलिटेशन टीम देखी जिसमें सबसे पहला था हमारा फिजियोथेरेपी। तो हम बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला ये कि इसमें हमें हमारे जो जॉइंट्स हैं, जो जोड़ हैं, हमें उन्हें वापस से उनमें ताकत लानी है। जो मसल्स हैं उनमें वापस से ताकत लानी है। जो ग्लियोमा के पेशेंट या ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट होते हैं उनमें हाथ पैर चलाने की क्षमता तो होती है पर उन्हें थोड़ी मदद लगती है। तो ऐसे पेशेंट को हम देते हैं असिस्टेड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। ठीक है, हम पूरी तरीके से पेशेंट को एक्टिवली नहीं छोड़ रहे हैं, पूरी तरीके से हम नहीं करवाएंगे, यानी कि पैसिवली हम मदद करेंगे। अगर वो 20 डिग्री भी अपना हाथ उठा पा रहा है, पैर उठा पा रहा है, तो उसके बाद का हाथ पैर उठाने की जो सहायता होगी वो फिजियोथेरेपी करेगा। तो इसी कारण से हम उसे असिस्टेड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कहते हैं। ये एक्सरसाइज क्या करवाती है, आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाएंगी। मसल्स में जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो उनमें ताकत आएगी। और जाहिर सी बात है, ये हम सबने पढ़ा है, हम सबने सुना है कि किसी भी चीज को ठीक करने के लिए वहां का जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छा होना चाहिए। तो अगर हम ब्लड सप्लाई बढ़ाएंगे एक्टिविटी के दौरान, तो हमारे ग्लियोमा का जो कैंसर सेल किल होने के कारण कमजोरी आ गई है, मसल्स कर्व चली गई है, वीकनेस आ गई है, इन सबको भी हम वापस ला सकते हैं। तो असिस्टिव एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में सबसे पहला आता है अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में शोल्डर फ्लेक्शन होगा। ठीक है, शोल्डर के फ्लेक्शन करवाने के लिए पेशेंट का जो हाथ है उसे हम एल्बो से पकड़ेंगे और दूसरा उसके रिस्ट से पकड़ेंगे। जो पेशेंट का अंगूठा रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, दीवार ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, और जो हथेली होगी वो उसके शरीर में अंदर की तरफ फेस की होगी। पेशेंट का हाथ हमें उठाना है, स्ट्रेट करते हुए ऊपर तक लेके जाना है उसके कान तक, इस तरीके से। पेशेंट अगर सिटिंग में कंफर्टेबल है तो आप इसे सिटिंग में भी करवा सकते हैं। अगर पेशेंट लेटने में कंफर्टेबल है तो आप लेट के भी करवा सकते हैं। तो सिटिंग में हमें पेशेंट का हाथ होल्ड करना है उसके एल्बो कोहनी से और रिस्ट से। उसका अंगूठा ऊपर की तरफ होगा, जो उसका हथेली है वो उसके अंदर की तरफ फेस की होगी। स्टार्टिंग पोजीशन ये रहेगी, यहाँ से पेशेंट का हाथ उठाते हुए हमें ऊपर कान के पास तक लेके जाना है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शोल्डर फ्लेक्शन। फिर आता है शोल्डर का अडक्शन। जिस रेंज तक हमारा पेशेंट शोल्डर को अडक्शन में ला सकता है, अबडक्शन में ला सकता है, वहां तक हम उसका हाथ पेशेंट खुद लाएगा। इसके बाद हम असिस्ट करेंगे। असिस्ट करने के लिए हमें होल्ड करना होगा पेशेंट का हाथ उसके कोहनी से और उसकी कलाइयों से। इसमें भी सेम, जो अंगूठा है वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा और जो हथेली है वो अंदर की तरफ रहेगी। फिर हमें इसमें सेम पेशेंट का हाथ ऊपर की तरफ उठाना है, कान तक लेके जाना है। फ्लेक्शन में क्या कर रहे थे, हम पेशेंट का हाथ सामने से उठा रहे थे, अब हम पेशेंट का हाथ साइड से उठाएंगे। ठीक है, पहले हम पेशेंट का हाथ उठा रहे थे सामने से, तो वो था शोल्डर का फ्लेक्शन। अब हम पेशेंट का हाथ उठाएंगे उसके साइड से, तो ये होगा शोल्डर का अडक्शन और अबडक्शन। ये जो एक्सरसाइज है फ्लेक्शन और अडक्शन अबडक्शन, ये हमें दोनों हाथ पे अप्लाई करनी रहेगी।
अब आता है एल्बो का एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। इसमें पेशेंट का हाथ जो है कोहनी से हम 90 डिग्री के एंगल में मोड़ेंगे, उसका हाथ होल्ड करेंगे एल्बो और कोहनी यानी कि कलाई और कोहनी से। लोअर आर्म जो है, हथेली के साइड का जो आर्म है, उसको हम टर्न करेंगे तब तक जब तक कि उसका जो हथेली है वो पेशेंट की तरफ फेस ना करने लगे। ठीक है, फिर वापस से उसको हम रिटर्न पोजीशन में लाएंगे और रिपीट करेंगे दोनों हाथों में। इस तरीके से देखिए, पेशेंट का हाथ है, ठीक है, हम इसको टर्न करेंगे और इसको अंदर की तरफ और बाहर की तरफ घुमाएंगे, ये इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, और हमें इसका फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाना है। पेशेंट का हाथ नीचे रहेगा, हमें कलाई से इसको मोड़ के ऊपर की तरफ लाना है, तब तक जब तक उसका जो हथेली है वो सामने की तरफ फेस ना करे, उसकी फेस के पास। ठीक है, तो ये एल्बो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, इसे हम सुपाइनेशन और प्रोनेशन भी कहते हैं। फिर आता है रिस्ट एंड फिंगर फ्लेक्शन। हमें फिंगर्स को स्ट्रेट करना है, बैंड करना है रिस्ट को, फिर उसके बाद बैंड करना है फिंगर को, फिर रिस्ट को फॉरवर्ड बैंड करना है, यानी कि पहले हम रिस्ट को बैंड करेंगे, फिंगर स्ट्रेट, ये हुआ हमारे रिस्ट का फ्लेक्शन और फिंगर का फ्लेक्शन। फिर हम इसको वापस से पीछे लेके जाएंगे और फिंगर को स्ट्रेट करेंगे, तो ये हुआ रिस्ट का एक्सटेंशन और फिंगर का एक्सटेंशन। फिंगर का अडक्शन और अबडक्शन, इसके लिए जोर से मुट्ठी बनानी है और फिर वापस उसे खोलना है जोर से, और सारी फिंगर्स एक दूसरे से अलग अलग रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका फिंगर का अडक्शन और अबडक्शन। अब हम बात करेंगे लोअर लिम्ब के बारे में। लोअर लिम्ब में हम सबसे पहले हिप और नी का फ्लेक्शन करवाएंगे। इसके लिए पेशेंट का पैर हमें पकड़ना रहेगा, एक हाथ जो रहेगा वो हम रखेंगे पेशेंट के नी पे और वो भी बैंड नी पे। ठीक है, फिर दूसरा हाथ हम रखेंगे पेशेंट को ग्रास्प करने के लिए उसके हील पे। फिर इसके बाद हम लिफ्ट करेंगे नी को और बैंड करेंगे टुवर्ड दी चेस्ट। ठीक है, नी केप जो होगा वो ऊपर की तरफ पॉइंट करा होगा, हम हिप को ट्विस्ट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट रहे। ठीक है, इस तरीके से हम पकड़ेंगे हील से और इसके बाद नीचे हाथ रखेंगे नी पे और फिर दोनों को ऊपर की तरफ उठा देंगे। ठीक है, बैंड कर देंगे नी को, नी का जो एक कैप है ऊपर की तरफ फेस करना चाहिए। इस तरीके से होगा हिप एंड नी का फ्लेक्शन। हमें कोशिश करनी है कि हिप को ट्विस्ट नहीं करना है। जब हिप और नी फ्लेक्शन करते हैं तब हिप में ट्विस्ट नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो रोटेशन में चला जाएगा। फुट जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, जिस लाइन में हिप है उसी लाइन में फुट भी आना चाहिए। ये देखिए, जिस लाइन में फुट है उसी लाइन में हिप भी आना चाहिए। ठीक है, और फिर इसके बाद लेग को वापस से हम उसकी स्टार्टिंग पोजीशन में ले आएंगे। तो ये हुआ हिप और नी का फ्लेक्शन। फिर आता है हिप का रोटेशन। सपोर्ट करना है हमें लेग को अंडर दी नी एंड हील। ठीक है, सेम प्रोसीजर रहेगा जो कि हम हिप और नी के फ्लेक्शन में करते हैं। फिर इसके बाद हम इसको बेंड करेंगे 90 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद चेस्ट के साथ थोड़ा ये पास में रहेगा, फिर इसको हम पुश करेंगे फुट से, खुद से दूर और फिर खुद से पास में। ठीक है, खुद से दूर करा पहले हमने रोटेशन के लिए फुट को पकड़ के, फिर खुद के पास में लेके आए हम फुट को। ठीक है, तो ये हुआ हिप का रोटेशन। फिर आता है हिप का अबडक्शन। इसमें हम प्लेस करेंगे हैंड को नी के नीचे, होल्ड करेंगे, दूसरा हाथ जो रहेगा वो हिप के पास उसको स्टेबलाइज करने के लिए रहेगा, घुटना स्ट्रेट रहेगा, लेग को हम सरफेस बेड सरफेस के बाहर लेके जाएंगे, खुद की तरफ लेके आएंगे। इसमें कम से कम 45 डिग्री का हमें एंगल बना रहेगा।
दूसरा जो लेग रहेगा जिसमें हम मूवमेंट नहीं करवा रहे हैं वो स्ट्रेट रहेगा और स्टेबल रहेगा, उसमें मूवमेंट हमें नहीं करने देना है। ठीक है, फिर आता है एंकल का रोटेशन। नी स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। एक हाथ जो रहेगा वो हम एंकल पे रखेंगे, दूसरा हाथ जो रहेगा वो फुट पे रहेगा। फिर हमें टर्न करना है फुट को बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, इस तरीके से अंदर की तरफ टर्न करेंगे और फिर बाहर की तरफ। तो ये हुआ आपके एंकल का रोटेशन। फिर आता है आपका टो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। टो फ्लेक्शन एक्सटेंशन के लिए एक हाथ जो रहेगा वो स्टेबलाइज करेगा आपके फुट को, दूसरा आपकी उंगलियों पे। फिर उंगलियों को जेंटली मूव करना है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, तो ये हुआ टो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब आता है नेक का रोटेशन। इसमें हम हेड को टर्न करेंगे धीरे धीरे लेफ्ट शोल्डर की तरफ, ठीक है। फिर धीरे धीरे टर्न करेंगे राइट शोल्डर की तरफ। कोशिश रहे कि जो चिन है वो शोल्डर से पास में रहे, टच में रहे। ठीक है, पहले हम टर्न करेंगे लेफ्ट शोल्डर की तरफ नेक को, फिर हम टर्न करेंगे नेक को राइट शोल्डर की तरफ। कोशिश करना है कि जो चिन है वो टच में रहे शोल्डर के। ठीक है, फिर है नेक का फ्लेक्शन। इसको हम साइड फ्लेक्शन दे सकते हैं। आपको टिल्ट करना है हेड को धीरे धीरे लेफ्ट शोल्डर के पास। ठीक है, इसमें जो आपका कान है लेफ्ट साइड का वो आपके लेफ्ट शोल्डर को टच करेगा। फिर आपको टर्न करना है राइट शोल्डर के पास, तो आपका जो राइट कान है वो टच करेगा आपके राइट शोल्डर को। तो ये आपका नेक रोटेशन। अब हमने अभी तक दिया था असिस्टेड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, अब ऐसे पेशेंट में अगर जो हमारी मसल्स है अगर उसमें जकड़न आ गई है, स्टिफनेस आ गई है, तो कॉन्ट्रैक्चर्स के चांसेस रहते हैं। ठीक है, डिसेबिलिटी के चांसेस रहते हैं। तो इन सब से रोकने के लिए हमें पेशेंट को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देनी रहती है। ठीक है, अगर पेशेंट उल्टा लेट सकता है तो ही उसे नी फ्लेक्शन एक्सरसाइज दे, अदरवाइज इसे अवॉइड करें। तो इस एक्सरसाइज में जो पेशेंट रहेगा वो पेट के बल लेटा रहेगा, उसके लेग जो होंगे दोनों वो स्ट्रेट रहेंगे। धीरे धीरे हमें क्या करना है, उसका एंकल से हमें पकड़ना है पैर, बेंड करना है नी को ताकि सामने की तरफ की थाइस में उसको स्ट्रेच आए। मूव करना है स्लोली, होल्ड करना है बहुत जेंटली, रेजिस्टेंस भी बहुत हल्का लगाना है। ध्यान रखना है कि इसमें रोल नहीं करना है पैर को अंदर या बाहर की तरफ, नहीं तो घुटनों पे स्ट्रेन आ सकता है जिस कारण से लिगामेंट टियर हो सकता है। और इसे होल्ड करना है 30 से 40 सेकेंड के लिए और रिपीट करना है 2 से 3 बार हर एक लेग में। इसे कैसे करना है, पेशेंट पेट के बल लेटा रहेगा, दोनों पैर स्ट्रेट रहेंगे, फिर हम उसका पैर पकड़ेंगे एंकल की तरफ से, मूव करेंगे उसको ऊपर की तरफ, नी को बैंड करेंगे, कोशिश करेंगे कि ओवर स्ट्रेच ना हो, तो उसे सामने की तरफ की थाइस में स्ट्रेचिंग फील होगा। जेंटल स्ट्रेच देना है। ठीक है, अगर पेशेंट उल्टा नहीं लेट सकता है तो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। फिर आता है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसमें पेशेंट सीधा लेटा रहेगा, थेरेपिस्ट जो होगा वो धीरे धीरे उसका लेग ऊपर की तरफ उठाएगा। ठीक है, दोनों घुटने स्ट्रेट होने चाहिए। अगर दोनों घुटने स्ट्रेच स्ट्रेच नहीं होंगे और स्ट्रेट नहीं होंगे तो स्ट्रेचिंग फील नहीं होगी।
ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा स्ट्रेच फील होता है पीछे पीछे की तरफ की थाई मसल में। जब स्ट्रेच आ जाए उसके बाद उसे होल्ड करना है 30 से 40 सेकेंड तक, फिर रिपीट करना है 2 से 3 बार दोनों लेग्स में। तो हमारा ये हुआ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। फिर आता है लो ट्रंक रोटेशन। पेशेंट अपने बैक के बल लेटा रहेगा, आर्म जो होंगे वो या तो नी के पास रहेंगे या ऊपर सर के पास रख सकता है। दोनों पंजे फ्लैट रहेंगे, ठीक है, घुटने मुड़े हुए रहेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, स्लोली स्लोली नी को रोल करते हुए एक साइड लेके आना है। ठीक है, ये डायग्राम देख रहे हैं, इस तरीके से नी की तरफ से हमें पकड़ना है पैर को और रोल करते हुए एक साइड लेके जाना है। ऊपर की बॉडी स्ट्रेट रहेगी, बस नीचे का जो पोर्शन है वो रोल होगा। फिर इसे दूसरी साइड भी रिपीट करना है। इसका जो मेन गोल होगा वो होगा कि हमें ट्रंक और हिप पे स्ट्रेच चाहिए रहेगा। ठीक है, आपको टच नहीं करना है नी बैंड में, सिर्फ रोल करना है। इसे भी आप होल्ड करें 30 से 40 सेकेंड और दोनों साइड इसको रिपीट करें। ठीक है, तो ये हुआ आपका लो ट्रंक रोटेशन। फिर आता है हिप अडक्टर स्ट्रेच। इसमें पर्सन या पेशेंट अपने बैक के बल लेटा हो रहेगा, उसके जो घुटने हैं वो बैंड रहेंगे, फीट जो है पंजे जो है वो फ्लैट रहेंगे। धीरे धीरे पेशेंट के घुटनों को स्प्रेड करना है, एक दूसरे से दूर करना है इस तरीके से। ठीक है, ग्रेविटी को वर्क करने देना है कि वो अपनी तरफ दोनों पैरों को खींचे, तो जेंटली प्रेशर फील होगा घुटनों में, अंदर की तरफ की थाइस में। मूव करना है हैंड को कि वो बाहर की तरफ लेके जाए, थेरेपिस्ट मूव करेगा हैंड को कि वो नी को बाहर की तरफ लेके जाए और फिर से स्टार्टिंग पोजीशन में आए। इसे भी होल्ड करना है 30 से 40 सेकेंड, रिपीट करना है 2 से 3 टाइम। ठीक है, ये हुआ आपका हिप अडक्टर स्ट्रेच। फिर आता है काफ स्ट्रेच। काफ स्ट्रेच में पर्सन जो होगा वो लेटा रहेगा, एक कप का आकार बनाना है, उसके अंदर उसकी हील रहेगी और उसके जो अंगूठे हैं वो आपके फोrearm तक आने चाहिए। जो बॉल होती हैं हमारे अंगूठे के नीचे, जो 5 बॉल्स होती हैं वो फोrearm से टच में रहेंगी। एंकल को जो उसका जो एंकल है उसको होल्ड करना है, फिर प्रेस करना है कि वो बॉल्स जो है वो हम आगे की तरफ धक्का दे, फुट को नी की तरफ हमें थोड़ा सा धक्का देना है। ठीक है, तो पीछे की तरफ की काफ मसल्स में स्ट्रेच फील होगा। इसी दौरान हील्स को नीचे की तरफ लेके आना है, फुट को फॉरवर्ड मूव करना है। ठीक है, रिलैक्स करना है आर्म पे, फिर उसके बाद रिटर्न पोजीशन पे आना है, फिर से हमें इसको स्टार्ट करना है और रिपीट करना है दोनों पैरों में। तो ये हुआ हमारा काफ स्ट्रेच। अब हमारे आती है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस थी हमारे मसल्स के लिए, जॉइंट्स के लिए, सर्कुलेशन के लिए। अब हमें हमारे लंग और हार्ट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर सर्जरी के दौरान पेशेंट जब एडमिट रहते हैं तो कभी कभार उनमें कंटिन्यूस लेटे रहने के कारण कफ जैसी समस्याएं बन सकती हैं, जिनसे लंग इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी देना चाहिए। सबसे पहला आता है हमारा पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। ठीक है, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग के लिए क्या करना है, ब्रीथ लेना है, सांस लेनी है नाक से, काउंट करना है 1 और 2, फिर मुंह से पर्स जैसा गोल आकार मुंह बना के, पुकर जैसा लिप्स बना के, हमें जैसे हम सीटी बजाने के लिए जिस आकार का मुंह बनाते हैं उस आकार में लाके फिर हमें सांस छोड़नी है मुंह से। ठीक है, बहुत जेंटली हमें सांस लेनी है नाक से, बहुत जेंटली हमें सांस छोड़नी है नाक से। ठीक है, फोर्स नहीं करना है लंग्स पे, बहुत जेंटली, बहुत स्लोली नाक से सांस खींचनी है, काउंट करें 1 2, फिर बहुत स्लोली मुंह से इसको छोड़े, फोर्स ना करें। ठीक है, फिर इसे 5 से 7 बार रिपीट करें।
अब आता है डीप ब्रीदिंग या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। डायफ्राम जो होता है वो हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए काफी अच्छा मसल्स होती है जो कि सहायता करती है सांस लेने में। ये हमारे पेट के नजदीक होती है। इसी कारण से एक हाथ जो होता है पेट पे रखें, दूसरा हाथ जो होती है ब्रेस्ट बोन पे रखें, जस्ट हमारे ब्रेस्ट बोन। ठीक है। धीरे से सांस खींचे नाक से। ऐसा फील होगा आपको कि आपकी जो बेली है, जो पेट है, वो ऊपर की तरफ आ रहा है, आपके पेट हाथ को धक्का दे रहा है। फिर हल्के हल्के से मुंह से फिर से पुक्कर बना के आप सांस छोड़ें और आपको महसूस होगा कि जो आपकी बेली है, जो पेट है, वो आपके हाथ को दूर कर रहा है। ठीक है। क्या करना है? नाक से सांस लेना है, पेट पे हाथ रखेंगे। आपको फील होगा कि आपका हाथ जो है ऊपर की तरफ उठ रहा है। फिर जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपको फील होगा कि हाथ जो है आपसे दूर जा रहा है। ठीक है। तो ये आपको इसमें क्या करना है, रिलैक्स रखना है शोल्डर को, उचकाने नहीं है। आप इसको सिटिंग में और लाइंग में जैसी कंफर्टेबल पोजीशन है वो आपकी, उसमें कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हुआ डीप ब्रीदिंग या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। फिर आता है आपका रिप ब्रीदिंग। रिप ब्रीदिंग में क्या करना है, फ्लैट रहेंगे आपके हैंड आपके रिप केज के ऊपर। गहरी सांस लेनी है नाक से। फील करना है कि जो आपके रिब्स हैं वो बाहर की तरफ गए हैं। जब आप ब्रीथ आउट करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके रिब्स जो हैं अब फ्लैट हो गए हैं। ठीक है। आप इधर आपके पेट के पास, यहाँ लास्ट में आपको रिब महसूस होती है, हड्डियां, वहां आपको हाथ रखना है। फील करेंगे जब नाक से सांस लेंगे तो आपको फील होगा कि आपका हाथ बाहर की तरफ मूव हुआ है, आउटवर्डली मूव हुआ है। आप जैसे ही सांस छोड़ेंगे तो वो आपको फ्लैट महसूस होगा। तो ये आपका रिप ब्रीदिंग। इसके बाद आता है हमारा एरोबिक एक्सरसाइजेस। एरोबिक एक्सरसाइज जो होती है काफी अच्छी होती है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग के लिए, जो कि जरूरी है ट्यूमर के पेशेंट्स के लिए, ताकि उनका जो लंग्स है, जो कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी है, वो मेंटेन रहे। ठीक है। ये जो टर्म है एरोबिक, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ एक्सरसाइज। ब्रीदिंग कंट्रोल जो होता है हमारा, उसमें अमाउंट कितनी है ऑक्सीजन की, ये ज्यादा जरूरी होती है। इसी कारण से जो हमारी मसल्स होती हैं वो बर्न कर सकती है फ्यूल को, मूव कर सकती है आसानी से, और एक अच्छा हेल्दी बॉडी हमें प्रोवाइड कर सकती हैं अगर हमारा एरोबिक एक्सरसाइजेस काफी मेंटेन हो तो। एरोबिक एक्सरसाइजेस दो तरीके की होती हैं। पहला होता है हमारा लोअर इम्पैक्ट, जो कि लो इम्पैक्ट एरोबिक होती है। दूसरा होता है हाई इम्पैक्ट। जो ट्यूमर के पेशेंट होते हैं, जो ग्लियोमा के पेशेंट होते हैं, उन्हें इनिशियल स्टेज में हमेशा लोअर इम्पैक्ट की एरोबिक एक्सरसाइज करवानी चाहिए, जैसे कि स्विमिंग। ठीक है। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें हमें काफी ऑक्सीजन डिमांड की जरूरत रहती है फिर इसको करने में। तो पहला होता है हमारा स्विमिंग। दूसरा होता है साइकिलिंग। साइकिलिंग या तो आप स्टैटिकल भी कर सकते हैं, यानी कि एक जगह रखी हो साइकिल, या फिर डायनेमिक। ठीक है। यानी कि साइकिल आप बाहर चला सकते हैं इस तरीके से। एक होती है इलिप्टिकल ट्रेनर। ये एक तरीके की बाइसिकल आती है, स्टैटिक बाइसिकल, घर में रहती है, घर में रख सकते हैं आसानी से, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर आता है वॉकिंग। वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग। ठीक है। वॉकिंग में भी बहुत तरीके होते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, जॉगिंग, रनिंग। तो जो ग्लियोमा के पेशेंट होते हैं, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट होते हैं, इनमें हमेशा सिर्फ वॉकिंग रखनी चाहिए 30 मिनट की। ठीक है, या 15 मिनट की। फिर आता है रोइंग। ठीक है। रोइंग में क्या होता है कि एक मशीन या डिवाइस होती है स्पोर्ट्स पर्सन की। अक्सर आपने देखा होगा छोटी सी नाव रहती है, जिसमें बैठ के काफी लोग साथ चप्पू चलाते, तो इस तरीके की आप रोइंग भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। या फिर अपर बॉडी का
अर्गोमीटर एक पीस ऑफ इक्विपमेंट होता है जो कि कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट आप कितना कर रहे हैं, कितना टारगेट है, उसे आप मीजर कर सकते हैं। तो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपर बॉडी अर्गोमीटर्स कितना आपका चल रहा है, कितना आपका आउटपुट आ रहा है कार्डिक आउटपुट, और कितना आपको अचीव करना है। फिर आता है हायर इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेस, इसमें आता है रनिंग। जब ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट, ग्लियोमा के पेशेंट रिकवरी स्टेज में आ जाते हैं, उनकी बॉडी फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, उनका मसल्स मास अच्छा हो जाता है, उनकी कंडीशन अच्छी हो जाती है, फिर उस स्टेज में उन्हें रनिंग शुरू करना चाहिए। ठीक है, रनिंग के साथ जंपिंग रोप भी आप कर सकते हैं। जंपिंग रोप में आता है कि हमें एक रोप जो होता है, जंपिंग रोप, रस्सी, उससे कूदना। ठीक है, हाई इम्पैक्ट जो रूटीन होता है, जो स्टेप एरोबिक्स होता है, ये काफी अच्छे रिजल्ट पेशेंट को दिखाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ग्लियोमा का ट्रीटमेंट। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया हो, आप सभी फिट रहें और हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच।